अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कराची में PTI की जानिब से ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ताजिर और सियासी रहनुमाओं ने सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कराची को हुकूक देने का मुतालबा भी कर दिया। ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका करारदाद के मतन के मुताबिक सिंध बल्दियाती कानून आर्टिकल 140A के असल रूह के मुतसादिम है। सिंध बल्दियाती कानून में बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाया जाए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बल्दियाती काउंसिल सरबराह के मातहत किया जाए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट बल्दियाती काउंसिल सरबराह के मातहत किए जाएँ। तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में ताजिर और सियासतदान सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ फट पड़े। साबिक मेयर वसीम अख्तर बोले, पीपल्स पार्टी का तरक्की का विजन ही नहीं, पीपल्स पार्टी को अगर बनाना होता तो लाड़काना बना देती। PP वालों ने कराची का सारा पैसा खा लिया, कोई पूछने वाला नहीं। उनसे कोई पूछे 12 अरब रुपए जा कहाँ रहे हैं। वसीम अख्तर ने मजीद कहा, उनके एक्ट को तब मानेंगे जब सब बैठ कर तजावीज देंगे। इनका वो विजन ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते कुछ। अगर इनको करना होता तो लाड़काना बन चुका होता, सेवन बन चुका होता। 1200 अरब तकरीबन हर साल मिलता है इनको। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का है। कराची शहर में रहने वालों की आवाज़ भी सुननी चाहिए। आइन कहता है कि मुकामी हुकूमती निज़ाम के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है। मुकामी हुकूमतों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होना चाहिए। ये मसला मेरे ख्याल में है तो जाहिर है उसकी नौयत सियासी है, कानून बन रहा है, एक आइन के तहत बन रहा है, लेकिन ये किसी सियासी पार्टी का मसला नहीं, ये तहरीक इंसाफ का, MQM का, PML का मसला नहीं है, ये बुनियादी हुकूक का मसला है। इसलिए सिर्फ सियासतदान इसको अगर लेकर आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल में वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकती जिसकी हमें जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में शरीक ताजिरों ने भी सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कराची के अवाम को हुकूक देने का मुतालबा किया। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम पर पाक सरजमीन पार्टी ने जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी सिंध में बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है, कराची के नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। हाफिज नईम उर रहमान बोले, बल्दियाती बिल की मंजूरी पीपल्स पार्टी के तासुब का सबूत है। सूबाई हुकूमत अवामी राय को दबाकर बल्दियाती इख्तियारात छीनना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी सिंध असम्बली से बल्दियाती बिल की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में आ गई। PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल अनीस काइम खानी के हमरा इदारा नूर हक पहुँचे। बोले, पीपल्स पार्टी ने जो हालात पैदा किए हैं वो रियासत के लिए खतरनाक हैं। कराची के नौजवान खुदकशियां कर रहे हैं। इस मुल्क को चलाने वाले 70% रेवेन्यू कमाने वाले शहर में जो हालात रूनुमा कर दिए हैं पीपल्स पार्टी ने, मैं उसको रियासत के लिए, हम उसको रियासत के लिए खतरा समझते हैं। जो आप कानून इन्होंने पास किया है, मुझे बताइए कि आज जो लोग नौजवान इस शहर में खुदकुशियां कर रहे हैं, क्या 3 करोड़ लोग इसी तरह से मायूस होकर खुदकुशियां कर लेंगे? जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, बल्दियाती बिल मंजूर करवा के पीपल्स पार्टी ने तासुब का सबूत दिया। ये अवामी राय को दबाकर बल्दियाती इख्तियारात छीनना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में ये लिसानी सियासत, ये तासुब वाली सियासत, ये वडेरा शाही वाली सियासत और अवाम की राय को दबाकर गैर आईनी कवानीन को पास करने वाली सियासत को कबूल नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कराची में सियासी सबबंदी कर ली। दोनों जमातों के सरबराहों ने इल्जाम आयद करते हुए पीपल्स पार्टी की तासुब पर मुबनी सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि बल्दियाती निज़ाम के बिल में बेहतरी की गुंजाइश है। अपोजिशन ने तरमीम पेश की जो स्पीकर ने पढ़ी, लेकिन जो ज़बान बोली गई वो सब ने सुनी। मैंने कहा था लसानियत की बात ना करें, मगर उन्होंने की। लाड़काना में मीडिया से बातचीत में मुराद अली शाह ने कहा कि ये अपोजिशन की कम अक्ली और जाहिलियत है, उनका अमल सिर्फ गालिम गलोच जिस पर उन्होंने शाबाश मिलती है। मेरे मुंह से कोई गलत बात निकले तो लीडरशिप हमसे पूछती है। लाड़काना के फैसले कराची और कराची के लाड़काना में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो चाहते क्या है? वो चाहते, मैंने फिर बता दूं, अफरा तफरी, गालम गलोच
اور اس پہ ان کو بڑی شاباشیاں ملتی ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, اگر آپ سمجھ سکیں میرا اشارہ, اس پہ ان کو ملتی ہے شاباشیاں. ہماری پارٹی, ہماری لیڈرشپ, اگر میں کہیں کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل جائے تو ہماری تنبیہ ہوتی ہے اس پہ. ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا. وہاں پہ جتنے زیادہ بڑھ چڑھ کے آپ شور مچاؤ, ہنگامہ ڈالو, گند کرو, گالیاں دو, اتنی آپ کو شاباشی زیادہ ملتی ہے. یہ عام بات ہے, اب تو سب کو پتہ ہے. وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے کراچی میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترامیم سے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات میں کمی نہیں ہوگی. یہ حتمی نہیں, جو تجویز دے گا ہم اسے دیکھیں گے. انہوں نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ بل میں ترامیم پر لیگی رہنماؤں کو بریفنگ دی گئی. جو ترامیم ہم نے کی ہیں اس وقت 2013 کے بلدیاتی نظام میں, اس سے جو اختیارات ہیں بلدیاتی نمائندوں کے, اس میں کمی نہیں ہوئی ہے. ہم نے ان میں اضافہ کیا ہے. ہمیں کوئی تجاویز دیتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تجاویز بلدیاتی اداروں کے حق میں بہتر ہیں, صوبہ سندھ کے لیے بہتر ہیں. ہم بالکل بھی 1 منٹ نہیں لگائیں گے ان تجاویز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. ترجمان سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عثمہ کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ آئین پاکستان سپریم ہے, اس میں تمام چیزیں لکھی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی تعصب اور تفریق کی سیاست کرتی ہے. عمران خان نے باغ ابن قاسم میں کراچی پیکج کا اعلان کیا تھا. عمران خان اور اسد عمر بتائیں کہ کراچی پیکج کہاں ہے. ان سے پوچھیں, آپ کو یاد نہیں عاطف کہ اسی پارک میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کراچی شہر کے لیے 2019 فیبروری میں 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا. ایک پلیٹ بھی لگائی ہوئی انہوں نے بےہنگم سی, یہاں پہ بدنما سی. وہ 162 ارب روپے کیا وفاقی حکومت نے کراچی میں لگائے, عمران خان صاحب نے لگائے, اسد عمر صاحب نے لگائے. یہ بار بار تعصب کو پھیلاتے ہیں, بار بار تفریق کی سیاست کرتے ہیں. اسد عمر صاحب کو اتنا شوق ہے کراچی میں آئیں, کراچی میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد سے الیکٹ ہوتے ہیں, اسلام آباد سے اپنی مراد لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے کراچی پر بات کرنے کی وہ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے اثاثوں کو عوام کے سامنے رکھیں گے. مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس میں موجود رقم کا کئی سال سے آڈٹ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کا بھی درست ریکارڈ موجود نہیں. وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آج تک اکاؤنٹس کا کوئی ریکارڈ جمع نہیں کرایا. الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرنا چاہیے. کا ایک بھی ڈونر کا ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کا دفتر جو ہے وہ کون سا ہے. تقریباً ان کے پاس جو ہے وہ اثاثے بھی ہیں ان کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہے. اسی طریقے سے جو ان کا کے پی ہے, کے پی ڈویژن میں پی ایم ایل این کا کبھی آڈٹ ہی نہیں ہوا اور اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئے, کہاں سے گئے. پیپلز پارٹی کا 2009 سے 2012 تک تو کوئی ریکارڈ ہی اویلیبل نہیں ہے فنڈنگ کا کہ کہاں سے آیا کیا آیا. 2013 میں ایک سورس اکاؤنٹ انہوں نے اوپن کیا جس میں انہوں نے اوپننگ کے ساتھ ہی تقریباً 42 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. لیکن الیکشن کمیشن کو یہ نہیں ابھی تک بتایا گیا کہ یہ پیسہ جو پیپلز پارٹی نے اپنا اکاؤنٹ کھولتے جمع کرایا تھا یہ کہاں سے آیا تھا اور یہ ان کو کس نے دیا تھا. اور ایک ہی وقت کے اندر قوم کے سامنے جو ہے وہ حقائق آنے چاہیے تاکہ پتہ چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ خلاف قانون ہیں یا نہیں ہیں, یا پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس میں کیا ہے, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ جو ہے وہ ہمارا بڑا حق بجانب ہے اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق میں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آج خاص الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو جو ہے وہ یقینی بنائیں اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے وہ اسکروٹنی کی رپورٹ کو سامنے لے کر آئیں. ویلکم بیک. کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں پی ایس ایل سیزن 7 کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کا عمل جاری ہے. ٹورنامنٹ کے لیے 425 کھلاڑی دستیاب ہیں. ہر فرینچائز میں پلیٹینم, ڈائمنڈ اور گولڈ کیٹیگری کے 3 اور سلور کے 5, ایمرجنگ اور سپلیمنٹری کیٹیگری کے 2 کھلاڑی شامل ہوں گے. پلیٹینیم کیٹیگری کے پہلے راؤنڈ کی پہلی پک میں لاہور قلندرز نے فخر زمان, ملتان سلطانز نے ٹم ڈیوڈ, کراچی کنگز نے کرس جارڈن اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے جیسن رائے, جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ نے کولن منرو اور پشاور زلمی نے حضرت اللہ زازئی کا انتخاب کیا.
पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी है। अब तक कौन सी पिक सरप्राइजिंग रही, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदा सबा पाशा से। जी सबा, बताइएगा किसका कमबैक हुआ है? जी बिल्कुल, PSL 7 की ड्राफ्टिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम फ्रेंचाइजर्स ने अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो पिक कर लिए हैं। प्लाटिनम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान को रिलीज कर दिया था पहले, लेकिन अब दोबारा से प्लाटिनम में फखर जमान को डालिया। जबकि मैं आपको बताती चलूँ कि क्रिकेट लवर्स और उमर अकमल के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि उमर अकमल दोबारा से PSL 7 के सीजन में नजर आएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उमर अकमल को जो है वो पिक कर लिया। साथ ही कामरान अकमल को भी जो है पहले ज़ल्मी ने रिलीज किया और उसके बाद आज कामरान अकमल को दोबारा से पिक कर लिया। और अब्दुल्ला शफीक की भी जो है लाहौर कलंदर्स में जो है एंट्रेंस हो चुकी है और ये बहुत अच्छी गेम जो है वो सामने आने वाली है। तमाम फ्रेंचाइजर्स की यही कोशिश है कि अच्छे प्लेयर्स को पिक किया जाए ताकि अच्छी जो है गेम सामने आए। तमाम प्लेयर्स जो है वो काफ़ी खुश भी होंगे क्योंकि अच्छी टीम बनेगी और अच्छा PSL का मैच PSL सीजन 7 जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और तमाम फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अच्छे प्लेयर्स जो हैं, जो फैंस की डिमांड्स भी थी वो भी पूरी होती जा रही हैं और अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो पिक करने का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। जी सबा पाशा अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ड्राफ्टिंग की तकरीब लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का कहना था कि पाकिस्तानी टीम की 58 में लीडरशिप उठान का शिप किरदार अहम है। कौमी क्रिकेट का टैलेंट फ्रेंचाइज के जरिए और निखरना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारी क्रिकेट 3 प्लेयर्स पर आगे चलेगी। क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल बुनियाद पर क्रिकेट को आगे लेकर जाएंगे। 3 पिलर्स के ऊपर जो है हमारी क्रिकेट आगे चलेगी इंशाल्लाह। एक है ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस, दूसरी है आपकी क्रिकेट की एक्सीलेंस और तीसरी है कमर्शियल एक्सीलेंस। ये 3 पिलर्स के ऊपर आपके बोर्ड का स्ट्रक्चर, आपकी क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होगा। आपने देख ही लिया जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की एक उठान है, उसका जो एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है वो है लीडरशिप। और लीडरशिप जो है उससे चमत्कार हो जाता है अगर उसको आप एक्सप्रेस करने दें तो कहानी कहाँ से निकल जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम और फ्रेंचाइज ओनर्स दोनों एक पेज पे हों रिगार्डिंग टैलेंट को जिस तरह से पिक करना है, जिस तरह से उसकी नशोनुमा करनी है, जिस तरह से उसको ऊपर लेके जाना। साबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि वो बहुत पुरजोश हैं। ड्राफ्ट आसान नहीं है। बाबर आजम बहुत अच्छा कप्तान है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। PCB ने इस बार खिलाड़ियों की फहरिस्त तरतीब दी है। खिलाड़ियों के चुनाव में मुश्किल पेश आई, गैर मुल्की खिलाड़ी दीगर लीग्स में मसरूफ थे। ड्राफ्ट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मुश्किल चीज़ है काफ़ी, इतनी आसान नहीं है कि आपको अगर ए प्लेयर चाहिए, B चाहिए, C चाहिए, वो मिल जाएगा उस कैटेगरी में। वो राइट टू मैच भी है, फिर उसके बाद वाइल्ड कार्ड भी है ऑप्शन है। सो 3-4 ऑप्शंस आई सपोज हर फ्रेंचाइजी ने बनाई होती हैं ओवरसीज प्लेयर्स के। सो दोज गाइज वर बिजी, दे हैव देयर ओन कमिटमेंट्स। कुछ बिग बैश में जाना चाह रहे हैं, कुछ इसके बाद एमिरेट्स लीग है शायद वहाँ जाना चाह रहे हैं। सो इट्स डिफ़िकल्ट, जो अवेलेबल है उसी में से। मगर यस, टीमों के लिए थोड़ा मुश्किल तो था कि प्लेटिनम में किसको रखना है और किसको नहीं रखना। इस साल जो यूजली पिछले 6 PSL में जो टीमें थी, जो थिंक टैंक था वो करता था प्लेयर्स कैटेगरी डिसाइड, पर इस साल PCB ने कहा जी हम डिसाइड करेंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सईद अजमल का कहना है कि हेड कोच तब्दील कर रहे हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपने पुराने प्लेयर्स ही रिटर्न किए हैं। कोशिश थी कि इफ्तिखार को लें लेकिन पिक एंड चूज में थोड़ा मसला हो रहा था, इसलिए इन्हें छोड़ना पड़ा। शादाब खान काफ़ी अरसे इंजर्ड रहे जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आउट हुई। हम हेड कोच चेंज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बाकी टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि सेम ही हो। देखिए, परफॉर्म करना आता था प्लेयर ने, हेड कोच ने तो सिर्फ एक मैसेज, कोचेस ने तो मैसेज देना था बाहर से। पिक एंड चूज़ हमारा प्रेफर था कि हम उसको लेते हैं इफ्तिखार को, बट ये है कि वो कैटेगरी हमारी वो उसमें मुश्किल हो रही थी जिसकी वजह से हमने उनको चेंज किया। अदरवाइज हमारी कोशिश यही थी कि एक फैमिली का तरह ही खेले। लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें शादाब खान ने जो बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया है वो तो एक्सीलेंट थी, बड़ा मज़ा आया। काफ़ी अरसे के बाद ऐसा लगा कि उसकी पूरी बॉडी जो है ना एक्टिव है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इंजर्ड भी रहे हैं। इंजरी के इन आउट होने के बाद जब लास्ट वर्ल्ड कप की जो उसकी बॉलिंग है वो बहुत मज़ा आया उसको देखते हुए।
शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 और 3 एक रोजा मैचेस खेलेगी। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म, कल से नेशनल स्टेडियम में बाउंड्री भी होगी, छक्के भी लगेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज कल से कराची के नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 और 3 एक रोजा मैच खेलेगी। तमाम मैचेस कराची में ही खेले जाएंगे। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वो वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा माहौल बनाना जरूरी है। टीम का हौसला बढ़ाना और सपोर्ट करना कप्तान का काम है। जिस तरह हमारी सीरीज कैंसिल हुई थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे ख्याल से उनको यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूँगा वेस्ट इंडीज टीम को कि जिस तरह वो आए और हमारा साथ दिया। एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है एज ए टीम या एज ए कप्तान। आपने टीम को कैसे लेकर चलना है, कैसे आपने परफॉर्मेंसेज लेनी है उनसे, बिल्कुल उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आमद के बाद 4 खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट मस्बत आ गया। खिलाड़ी करंटीना के दौर से गुजरेंगे। कोरोना में मुब्तला खिलाड़ियों में फास्ट बॉलर शेल्डन कॉट्रेल, ऑलराउंडर रोस्टन चेज और काइल मेयर्स के साथ साथ टीम मैनेजमेंट के एक नॉन कोचिंग रुकन भी शामिल हैं। मैच में शायकीन क्रिकेट की 100% शिरकत की इजाजत के बावजूद अब तक नेशनल स्टेडियम के सिर्फ एक इंक्लूजर के मुकम्मल टिकट ही फरोख्त हो सके हैं। इमरान खान इंक्लूजर के टिकट की कीमत 1000 रुपए रखी गई थी, जबकि सबसे सस्ता टिकट 250 रुपए रखा गया है। पेशावर के नवाही इलाके पुश्ताखरा में पुलिस और दहशतगर्दों में मुबैना मुकाबला हुआ। मुकाबले में संगीन वारदातों में मुलव्वस 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। मजीद तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से नवाब शेर अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर के नवाही इलाके पिश्ताखरा में गुज़श्ता शब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल और जराइम की 13 वारदातों में मुलव्विस थे। न्यूमरस एक्सटॉर्शन कॉल्स, 12 रजिस्टर्ड केसेस, जिसमें से 4 जो थे वो कत्ल के थे, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, ये तमाम केसेस इनके थे। और पेशावर के अलावा इन्होंने पिंडी, मरी, उन एरियाज में भी लोगों को वो टच किया था। जी CCPO पेशावर के मुताबिक कब्रिस्तान में दहशतगर्दों की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारा तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द हलाक हो गए। दोनों पेशावर कातिल थे, जिनका असलहा और मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई। उनके मोबाइल फोन्स का डाटा हासिल किया जा रहा है। SHO पिश्ताखरा जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और उस वक्त दोबारा हमारी क्रॉस फायर हुई, जिसमें कि हमारे SHO को, क्योंकि उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, वो बहुत उनको एक फायर लगा, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी बचत हुई। लेकिन ये जो दोनों जराइम पेशा लोग थे, ये उसमें दोनों हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक शहर से जराइम पेशा अनासिर की सफाई का अज़्म किया है। कैमरामैन सुहेल राना के साथ नवाब शेर, GTV पेशावर। कोयटा में खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाने के मामले पर मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा है कि वाक़ई में मुलव्विस मुल्ज़िमान को पुलिस और महकमा दाखिला पकड़ने के लिए सरगर्म है। ऐसे दरिंदे काबिल मुआफ़ी नहीं। मामले का वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत हर एक ने नोटिस लिया है। पुलिस और फोर्सेस फ़राइज़ से गाफिल नहीं। यकीन दिलाता हूँ कि वीडियो स्कैंडल मामले में किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला साहब मुसलसल इस चीज़ के बारे में अब आगाह हैं और नोटिस लेते रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस किस्म की जो इंसानियत की तज़लील हुई है, इन दरिंदों को उनके मुकाम पर पहुंचाकर अपने इंसान होने का फ़र्ज़ अदा किया जाए। जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो मालूमात ली जा रही हैं, तो बलूचिस्तान पुलिस का किरदार काबिल फ़ख्र है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऐसे दरिंदों को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। और कोयटा के बासी, बलूचिस्तान के बासी और पाकिस्तान के बासी मुतमईन हो कि उनकी हुकूमत, उनके इदारे अपने काम से बखूबी वाकिफ़ है, अपने फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। और जो भी इस किस्म की दरिंदगी का मुज़ाहिरा करेगा, दरिंदगी की हरकतें करेगा, तो वो हुकूमत और उनके इदारों से नहीं बच पा सकेगा इंशाअल्लाह।
वेलकम बैक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान जारी है। गैस की किल्लत के बायस शहरियों को रोज़मर्रा के उमूर की अंजामदही में शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के कई इलाकों में कहीं गैस की तवील लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर में कमी की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी दिन के बेशतर औकात अक्सर गैस गायब रहती है। लोग खाना पकाने के लिए लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं। मुल्क भर की तरह पंजाब में भी गैस बहरान जारी है। कई रिहायशी इलाकों में गैस ना होने के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। वहीद गुजर रिपोर्ट करेंगे। सर्दियों में गैस की किल्लत, तब्दीली सरकार की हिकमत अमली और बुनियादी जरूरियात की अदम फरहमी पर लाहौर के शहरी फट पड़े। कहा गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है, खाना कैसे बनाएं। गैस हमारे घरों में बिल्कुल नहीं आ रही और चूल्हे बिल्कुल बंद हुए हैं, तो इसलिए हमने होटल पे ये चने वगैरह लेने के लिए आए हैं, नाश्ता लेने के लिए आए हैं। होटलों पर खाना खरीदने वालों का रश लग गया। शहरियों ने गैस बहरान के साथ महंगाई का भी शिकवा कर दिया। घरों में तो गैस का कोई हाल ही नहीं है। पहली बात है आती नहीं, और जब आती है तो उसका प्रेशर इतना थोड़ा होता है कि बंदा घर में चाय तक नहीं बना सकता। इस वजह से बाहर मजबूरी बाहर आके खाना खाना पड़ता है, और बाहर के जो हालात हैं, एक सैलरी पर्सन की सैलरी वैसी थोड़ी होती है। गैस बुरहान से परेशान अवाम ने हर साल मौसम सरमा की सबसे बड़ी परेशानी का इजहार करते हुए इंतजामिया से हंगामी बुनियादों पर अमली इकदामात उठाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। पेशावर में गैस के बदतरीन बहरान के बायस मुतादिद CNG स्टेशन बंद हैं, जबकि कुछ मकामात पर गैस भरवाने के लिए लंबी कतारें लग गईं। नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। के दीगर शहरों की तरह पेशावर में गैस का बहरान वबाल जान बन गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। CNG स्टेशन बंद होने पर कमर्शियल सार्फिन भी बड़ी मुश्किल में आ गए। कई फ्यूल स्टेशन पर गैस भरवाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गईं। यही मसला है कि CNG नहीं है, सारा दिन लाइनों में खड़े रहे, तो मेहरबानी करके हुकूमत कि ये सारा मसला हल करे बस CNG का। गैस फिलिंग स्टेशन बंद होने से दफातर जाने वाले भी मुतासिर हैं। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि हम गरीब लोग हैं कि सारा दिन रक्शे कतार में खड़े होते हैं ना, और हमारे लिए कुछ करे ये CNG। महंगाई के बाद गैस बहरान से तंग अवाम ने हुकूमत से मुनासिब हिकमत अमली वज़े करके मसले के फौरी हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन सुहेल राना के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। कॉटलर इम्पैक्ट और नकीब्स की जानिब से मार्केटिंग की एक मुनफरिद किताब एसेंशियल्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग मुतारिफ करवा दी गई है। किताब में पाकिस्तानी कंपनीज और ब्रांड्स पर केस स्टडी को शामिल किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में किताब के पाकिस्तानी एडिशन की तकरीब रुनुमाई की गई। तकरीब में मुल्क के नामवर कारोबारी शख्सियात और तालीमी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। किताब को दुनिया के मारूफ मार्केटिंग गुरूज, जदीद मार्केटिंग मौजिद प्रोफेसर फिलिप कॉटलर ने मुश्तरका तौर पर तंसीफ किया है। इस किताब में शामिल केस स्टडीज को लिखने में जबकि पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज के मार्केटिंग प्रोफेसर्स ने ताउन किया है। मुल्क के नामवर तालीमी और कारोबारी रहनुमाओं ने किताब की तकरीब रुनुमाई में अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि यह मुनफरिद किताब आला तालीमी इदारों और इंडस्ट्री के दरमियान खलीज को खत्म करने में मददगार साबित होगी। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 708वीं रोज़ा तकरीबात का अख्तिताम हो गया है। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पहले रोज़ उर्स की तकरीबात का आगाज़ सज्जादा नशीन और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल देकर किया, जबकि आखिरी रोज़ अख्तितामी नशिस्त की सदारत शाह महमूद कुरैशी ने की। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।